Welcome, my dear students. Myself, Kaushal Thakur, I am your physics teacher. So, as we are studying the chapter number 12 in class 10th, named Electricity, and as you all know that this is the part 3 of the series of videos of this chapter. Okay, so in the last two videos, we had come in the contact with many such topics. Example, electric charges, their properties, electric current, electric potential, potential difference, conductor, insulator, voltmeter, ammeter. These are the things which we come in contact and we had understand that what they are. Now in this video we are going to talk about the path, वो रास्ता जिस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, वो रास्ता जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, उस रास्ते के बारे में बात करना. We have to talk about the path from where the electrons have to travel, from where the electric current have to travel, and that path is known as electric circuit. उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं जिस रास्ते से हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद अ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. So my dear students, what I had written in bold is the perfect and a high level definition of electric circuit, which is a path from an electric current can pass through. Okay, so electric circuit, a continuous, this is the important word in a definition of electric circuit. Continuous conducting path, एक ऐसा रास्ता जो कंटिन्यू है, जो कहीं से भी टूटा या फिर कहीं से भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, लगातार घूम सके, ऐसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ. मतलब वो पाथ कंडक्टर्स का बना होना चाहिए, किसी मेटल का बना होना चाहिए, कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, जिसमें क्या हो, वायर्स हो, कुछ रेजिस्टेंस हो. रेजिस्टेंस में क्या बोल सकते स्टूडेंट्स, कोई हमारा अपैरेटस हो, कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस में आता है, तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब हम रख सकते हैं. वायर होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सको. जब आपको मन तब आप बंद कर सकते हो, जब आप चाहो तो आप उसको इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट कर सकते हो. तो एक स्विच होना चाहिए जो आपके कंट्रोल के लिए होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और अ बैटरी. सेल या बैटरी होनी आवश्यक है. मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अ बैटरी, यहां पर लिखा हुआ है. ओके, सेल और बैटरी क्यों होती है? क्योंकि सेल और बैटरी ही ऐसी चीज है माय डियर स्टूडेंट जो एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है फ्लो करने में. हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस का बात किया था, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके सर्किट के अंदर में ये बैटरी देगी. ये बैटरी नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो फ्लो नहीं हो पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दिस बैटरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, फ्लो होगा, और इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोले. ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था. अब एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है, हम इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम के अंदर जैसा जैसा बोला गया है हम वैसा वैसा करेंगे. ओके, फिलहाल तो मैं आपको जो जो बता रहा हूं, और मुझे और भी एक्स्ट्रा जो नॉर्मल जिस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं अलग अलग करके बताएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बताना चाहता हूं कि कैसे करंट फ्लो होता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा दिखता है. ओके, सो अभी फिलहाल हमें क्या चाहिए था, वायर चाहिए था. वो वायर तो हमने ले लिया, साथ में वायर के हमें चाहिए था एक बल्ब, और इस तरीके से हमने एक बल्ब बना लिया. दिस इज अ टाइप ऑफ बल्ब. ओके, ये हमने एक यहां से
बल्ब बना दिया, दिस इज कॉल्ड BULB बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करेगा बेटा। ओके, और ये वायर साथ में जा रहा है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, दिस इज सेल जिसके बारे में बात हो रहे थे। ये सेल है बेटा, इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज कॉल्ड सेल, सेल ज्वाइन कर दिया बेटा। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में ही बिल्कुल यहीं पर स्विच भी ज्वाइन कर देना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ये एक स्विच भी आपके लिए ज्वाइन कर दिया। स्विच को इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में दिखा सकते हैं। ओके, तो अब मैंने एक सेल ज्वाइन कर दिया, एक स्विच ज्वाइन कर दिया, एक बल्ब ज्वाइन कर दिया है और एक सेल ज्वाइन कर दिया है। ये मेरा एक नॉर्मल सा सर्किट डायग्राम हो गया बेटा। जैसे कि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट वो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये इलेक्ट्रिक करंट बल्ब से होते हुए और उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकलते हैं और बल्ब के अंदर जाके इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करते हैं, करंट ऐसे ट्रैवल करता है। और मैंने बताया था क्यों, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन को करंट बोला जाता है। तो पॉजिटिव चार्जेस ये पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलते हैं और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होकर के वहां चले जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द नॉर्मल एंड वेरी बेसिक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डायग्राम। लेकिन मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें लगभग सारे कंपोनेंट्स का हम यूज करेंगे। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अ कंटिन्यूस, देखिए बिल्कुल कंटिन्यू है, कहीं भी आपको किसी भी तरह का गैप नहीं दिखाई देगा। और अगर गैप हो गया बेटा, सपोज यहां पर एक गैप हो गया, सो द बल्ब विल नॉट ग्लो। ओके, बल्ब ग्लो करेगा नहीं। ओके, सो आपको ये पूरा का पूरा बंद रखना पड़ेगा, पूरी तरह से कंटिन्यूस सर्किट को रखना पड़ेगा। और सपोज बेटा अगर स्विच ऑन नहीं है, स्विच को ऑफ कर दिया हमने। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि आपने सर्किट में गैप डाल दिया है। जैसे मैंने यहाँ गैप डाला था और ये बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद कर दिया था। ओके, एज इट इज व्हेनेवर वी स्विच ऑफ, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, हमारी भाषा में जब हम ऑफ करते हैं, जब हम बंद करते हैं इलेक्ट्रिक के सप्लाई को, तो वो इलेक्ट्रिक का सप्लाई अपने आप कैसे बंद हो जाता है, हाउ इट ऑफ। सो व्हेनेवर वी स्विच ऑफ एनी इलेक्ट्रिक स्विच, ओके, वहां पर एक गैप बनता है सर्किट में। जिस तरीके से हमारा कोई भी, अगर हमारा जो बल्ब होता है, ठीक है, हमारे रूम के अंदर में हम जैसे ही बंद करते हैं स्विच को, वहां सर्किट में एक गैप आ जाता है और स्विच ऑन करते हैं तो गैप वापस से जुड़ जाता है। तो जैसे ही गैप जुड़ता है करंट फ्लो होने लगता है, बल्ब ग्लो हो जाता है। जैसे ही गैप आ जाता है करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। ओके, द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग आफ्टर यू स्विचेस ऑफ। Okay, or you will produce a gap in the electric circuit. Okay, so that's why this word is very important. Continuous, a continuous conducting path consisting of wires and other resistances. Okay, resistances का मतलब electrical appliances जिसको आप चलाना चाहते हो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, इलेक्ट्रिक बल्ब एग्जाम्पल। वैसे ये रेजिस्टेंस को हम आगे अच्छे से और पढ़ने वाले हैं। Okay, so this was the electric circuit. Now we are going to explain, we are going to understand the electrical components. Okay, my dear students, now we are going to learn about the electrical components and their symbols. Some electrical components we will see which are used very basically, they are used in a electric circuit. Okay, basically we are using that type of things. So the number one which we are going to see is cell. Okay, cell एक बैटरी को बोला जाता है। एक बैटरी होती है ना, ड्यूरासेल की बैटरी हो या किसी भी, तो एक बैटरी जो होती है दैट्स कॉल्ड वन सेल, जिसके पास सिर्फ एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो, एक नेगेटिव टर्मिनल हो, दैट्स कॉल्ड सेल। लेकिन अगर दो तीन बैटरी आपस में मिल जाए, ओके, आपने बैटरी देखी होगी, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप होता है किसी भी बैटरी का। ओके, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप होता है एंड ऊपर से
ये उठी हुई होती है एक जगह पे। तो जो ये जो उठा हुआ होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल दिखाता है, और जो पूरी तरह से प्लेन होता है वो नेगेटिव टर्मिनल शो करता है किसी भी बैट सेल का। ओके ओके, सो मे भी हम लोग मान लेते हैं कि ये ड्यूरासेल की एक बैटरी है। इसको एक सेल बोलते हैं, इसको बैटरी नहीं बोलेंगे बेटा, हम लोग इसको सेल बोलेंगे। इसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल। बट व्हेनेवर वी हैव टू शो दिस particular component in an electric circuit, so which symbol we are using? हमें अगर इस सेल को दिखाना हो इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हमें कौन सा सिंबल का यूज करना चाहिए? Which symbol we can use? Okay, I am just showing you which symbol. So बेटा सेल के लिए हमें एक लॉन्ग लाइन एंड वन शॉर्ट लाइन। ओके, जो बड़ा लाइन है, द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल एंड द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल एंड बैटरी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज दे क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, नाउ सेकंड नंबर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बैटरी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? Battery, we can say that group of cells are called battery. Group of cells. Okay, अगर हमें ज्यादा potential difference की जरूरत है किसी सर्किट में, if we need a higher potential difference for some components to work, so we can attach 2 or more cells. Okay, देखिए इस तरीके से बैटरी को हम कैसे करते हैं कि एक सेल हमने लिया, फिर इसी के साथ दूसरे सेल को हम जोड़ देंगे, इसी के साथ हम तीसरे सेल को जोड़ देंगे। इस तरीके से ग्रुप ऑफ सेल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट देखिए कितने सेल आए, 1 2 एंड 3, 3 सेल्स मिले। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। दिस इज नोन एज बैटरी। ओके, इस तरीके के 3 सेल के ग्रुप को हम बैटरी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड बैटरी। ओके, नाउ द थर्ड नंबर वी आर गोइंग टू discuss its switch. What we are going to discuss its switch. सबसे पहले तो बेटा 2 सिंबल्स होते हैं स्विच के, मैं दोनों सिंबल्स आपको बताऊंगा, और 2 तरीके के स्विचेस भी होते हैं। ओके, 2 सिंबल्स एंड 2 टाइप्स। एक होता है बेटा ओपन स्विच। क्या होता है? वन टाइप इज ओपन स्विच, जिस तरीके से हम शो करते हैं, एंड वन इज क्लोज स्विच, क्लोज्ड स्विच। अब इसमें थोड़ा सा समझना होगा, हमारे ओपन का मतलब होता है कि करंट फ्लो हो रहा है, हमने स्विच को ऑन किया। बेटा ऑन एंड ओपन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है? अगर आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो बेटा करंट फ्लो होगा, और जब स्विच ऑन होगा मतलब स्विच क्लोज्ड होगा, ठीक है? ऑन और ऑफ, देखिए 2 शब्द है हमारे पास। एक है स्विच ऑन करना, जिसके मतलब हम जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, और एक है स्विच ऑफ करना। ओके, जिसका मतलब हम समझते हैं कि स्विच ऑफ करके हम करंट को रोक रहे हैं। बेटा जब हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो वो कौन सा स्विच बनता है? मतलब वो क्लोज्ड स्विच बनता है, क्लोज्ड स्विच। जब क्लोज्ड स्विच होता है तो स्विच ऑन होता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे क्लोज्ड एंड ऑन, these two words are not very similar, they looks like different, they looks like very different things, very opposite things, but they are same। और स्विच ऑफ का मतलब ओपन स्विच में, ओपन स्विच का मतलब स्विच ऑफ होता है, मींस यहां पर करंट फ्लो करेगा नहीं, करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो। इस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा, और इस केस में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लोस। ओके, अब हम आपको बताते हैं ओपन स्विच में कैसे करंट फ्लो नहीं करता। बेटा हम आपको 2 सिंबल्स यहां ओपन स्विच में बताते हैं। एक ओपन स्विच ऐसा होता है, जिसमें बेटा देखिए बीच में डॉट नहीं है, बीच में डॉट नहीं है मतलब देयर इज अ गैप, और due to that gap the electric current will not flow। That means this is the condition when switch is off, and this is known as open switch, इसको open switch बोलते हैं। और एक और तरीके से हम इसको
रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लाइक इस तरीके से भी हम ओपन स्विच को डिनोट करते हैं। ये जो बेटा वायर है, अगर हम इसको ऐसे बंद कर दें तो ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन यहां पर गैप दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज नोन एज गैप। ये दोनों तरीके हैं स्विच को रिप्रेजेंट करने के। ओके, नाउ क्लोज स्विच का बात करते हैं। क्लोज स्विच मैंने बताया, देखिए क्लोज स्विच मतलब स्विच ऑन करना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बेटा, तो इसका पहला रिप्रेजेंटेशन है कि आप बीच में डॉट दे दो, तो बेटा ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच, यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लो हो नहीं होगा, यहां होगा। यहां बेटा गैप है, देयर इज अ गैप इन दिस सर्किट, हियर द गैप इज नॉट देयर। ओके, सो नाउ अब इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि ये जो वायर होता है, ओके, वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। ये देखिए, ये वायर क्लोज हो गया, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों आपस में मिलता है और ये दोनों। ओके, सो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन से स्विच को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ओपन स्विच और क्लोज्ड स्विच होते हैं। ओपन स्विच जब होता है बेटा तो करंट फ्लो होता नहीं है, और क्लोज स्विच जब होता है बेटा तो करंट फ्लो होता है। ओके, सो ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। ओपन स्विच मींस स्विच ऑफ, करंट डजंट फ्लो। क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड मींस कोई गैप नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल कंटिन्यूअस पाथ है, देन द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। ओके, इन क्लोज स्विच आप देख लें। उसके बाद हम अपने थर्ड कंपोनेंट में जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी जॉइंट वायर। कहीं हमें वायर को ज्वाइन करना है तो किस तरह का सिंबल हमें इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट का जब हम डायग्राम शो करते हैं बेटा, तो कैसा होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का जब हम डायग्राम शो करते हैं अपने हिसाब से, तो ज्वाइंट वायर सपोज ऐसा है, और एक वायर यहां से ज्वाइंट करना, तो हम यहां पर एक डॉट करते हैं और वहां से ये वायर ले जाते हैं, तो ये है ज्वाइंट वायर का निशानी। बट अगर वायर इज पास्ड विदाउट ज्वाइनिंग, वायर इज पास्ड विदाउट ज्वाइनिंग, बिना ज्वाइन किए अगर वायर को पास करना है तो कैसे शो करेंगे उसको हमारे सर्किट में। विदाउट ज्वाइनिंग अगर वायर पास हो रहा बेटा तो इस तरीके से कि एक ये वायर जा रहा है ऐसे, और एक ये वायर आया, ये वायर ज्वाइन नहीं हुआ, ऊपर से ऐसे निकल गया। ओके, सो दिस इज वायर इज पास्ड विदाउट ज्वाइनिंग, एंड ये है बेटा जॉइंट वायर। तो इस तरीके के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अभी तक तो हमने 5 देखे हैं, और फर्दर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं देखने के लिए। आप ये देख लीजिए। अब मैं बोर्ड क्लियर करके आपको और भी कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स व्हिच आर कन्वेंशनली यूज्ड। Okay, my dear students, now is the 6th number electric component is there, which is an electric bulb. Okay, how to represent an electric bulb in an electric circuit? It's very simple. We can represent electric bulb in this way, or some किसी जगह पे इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट्स योर चॉइस। There are two representations of electric bulb, like this and like this. You can represent in both way, okay, as you wish. And now the 7th number is resistance. Resistance बेटा उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। It resists electric current. Okay, electric bulb is also a resistance, but it is a special type of resistance. That's why उसके लिए एक अलग symbol है। Okay. रेजिस्टेंस जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं बेटा, उनको हम कैसे शो करते हैं, उनको हम जैग लाइन से शो करते हैं। इस तरीके के कंटिन्यूअसली जैगिंग लाइन जो होता है, इट मींस रेजिस्टेंस। ओके, इस तरीके से शो किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में रेजिस्टेंस को। बेटा नाउ इज द टाइम फॉर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपको थोड़ा रेजिस्टेंस चाहिए तो आप कम कर दो, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा कर दो। दैट्स कॉल्ड रियोस्टेट,
दैट्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट्स आल्सो नोन एज रियोस्टेट, जिसमें कैपेबिलिटी होती है रेजिस्टेंस चेंज करने की। इसको अगर आपको सर्किट में दिखाना हो, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इजंट इट? सो यहां पर इसको अगर आपको दिखाना हो तो आप इस तरीके के जैग लाइन करके ओके यहां से एक एरो पास कर सकते हो इस तरीके से, या तो एक और सिंबल होता है इसको दिखाने का, दैट इज ये एरो इसके ऊपर से लेके जाके ये। सो दिस इज आल्सो, इस तरीके से भी आप रियोस्टेट को शो कर सकते हो। यू कैन शो लाइक दिस आल्सो एंड लाइक दिस आल्सो, दीज बोथ शेप्स विल शो this. Okay, now we had done electric bulb resistance, variable resistance. Now is the time for the ammeter. Ammeter क्या होता है बेटा? ammeter क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इसके बारे में भी हम लोग और चर्चा करेंगे। ओके, वी विल डू सम मोर डिस्कशन अबाउट दिस। सो एमीटर को हम इस तरीके से कैपिटल ए लिख के एक सर्कल के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल किस तरीके से शो करते हैं। ये जो दो एंड्स होते हैं, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल, उसी तरीके से हमें इसको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर भी फिट करना पड़ता है। नाउ इट्स द 10th नंबर व्हिच इज अ वोल्टमीटर हियर। व्हाट वोल्टमीटर डू? ओके, वोल्टमीटर मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है बेटा। ओके, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड वो कैसे दिखेगा? इसी तरीके के स्फीयर पे आप V लिख दो एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल एज लाइक एज एमीटर। सो दीज बोथ आर आल्सो कंपोनेंट्स, दिस इज एमीटर एंड दिस इज वोल्टमीटर। ओके, सो स्पेशली हम एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में भी ज्यादा चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये कैसे फिट होते हैं किसी सर्किट के अंदर में। ओके, so now we are going to discuss and we are going to make an electric circuit diagram with these components in our diagram. We are going to fit these components in our diagram. So let's start. So my dear students, हम इस तरीके से चीजों को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ सकते हैं। First of all, we had connected a battery here. और बैटरी के पॉजिटिव एंड से ही हम पॉजिटिव एंड के जितने करीब में हो सके उतने करीब में स्विच को रखते हैं। ओके, बिकॉज करंट बेटा कहां से फ्लो होता है? यहां से, जस्ट बाय द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहां ही हम स्विच ऑफ कर दें तो करंट यहां से आगे नहीं बढ़ता। ओके, सो वी आर स्विच ऑफ, हम स्विच को कोशिश करते हैं कि वी just connecting the switch in the nearly to the positive terminal of the battery। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमें पता है कि all over the circuit current सेम रहता है। ओके, मैं आपको बता दूं all over the circuit current will be same, ये इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट सेम क्यों रहता है बेटा? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं ऐसे और आते हैं वापस। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं घूमते नहीं है, वो जितने हैं वो उतने ही फ्लो करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां कम क्या होती है? यहां कम होती है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो रही है मींस यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है। ओके, इसलिए करंट जो है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हर एक जगह में बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए हम बिल्कुल एमीटर को इस जगह में सीरीज में ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से देखिए, मैंने पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड ट्रेवल, जैसे बैटरी के पॉजिटिव एंड से मैंने एमीटर का पॉजिटिव एंड जोड़ दिया है और बैटरी के नेगेटिव एंड से एमीटर का नेगेटिव एंड जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं। ये जो कनेक्शन है बेटा, इस कनेक्शन को स्पेशली हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। इसके ऊपर हम आगे बड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये वोल्टमीटर जो वोल्टेज दो पॉइंट्स के बीच में मापता है, तो यहां पर देखिए वायर ज्वाइंट हो गया,
वायर जॉइंट भी आपको दिखाई दे दिया जिस तरीके से हमने आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग में कहा था. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अबाउट वायर जॉइंट. You can see here the wire joint is also present. Okay, there is a resistance. Okay, resistance क्या करता है बेटा? यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप करता है रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की कोशिश करता है जिस केस में यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं बेटा, पास तो हो जाते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम हो जाती है. यहां से पास होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो कम हो जाती है. और दैट्स व्हाई ये दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जो एनर्जी ड्रॉप होती है, उसको मेजर किया जाता है. और इसीलिए हमेशा ये जो कनेक्शन होता है ना इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके के कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं. बिल्कुल इस रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के सामने सामने में दो पॉइंट्स का मेरे को पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है कि आखिरकार कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कम हुई, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम हो गया. ओके, इसके लिए हमें इसे पैरेलल कनेक्ट करना पड़ता है और इस कनेक्शन को हम पैरेलल कनेक्शन भी बोलते हैं. वैसे मुझे अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा इनको डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, बाकी सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के लिए भी हमारे पास बहुत समय है इनको एक्सप्लेन करने के लिए. सो वी विल एक्सप्लेन दिस इन अ स्पेशल डे, इन अ स्पेशल पार्ट इन दिस चैप्टर. फिलहाल आपको समझ में आ गया कि कैसे एमीटर को ड्रॉप, कैसे एमीटर को लगाया जाता है, क्योंकि एमीटर क्या मेजर करता है? इट मेजर्स करंट and in the whole circuit the current remains the same. That's why हम किसी भी सर्किट पे कहीं भी एमीटर को आराम से लगा सकते हैं. ओके, हम कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस से पहले लगा लें ताकि हमें एक्चुअल करंट जो निकल रहा है उसका पता चले. आफ्टर रेजिस्टेंस एनर्जी डाउन हो जाती है. ओके, और ये जो एनर्जी ड्रॉप है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है, वो हमें पैरेलल कनेक्ट करने पे ही पता चलेगा वोल्टमीटर को. सो यहाँ पर हमने अलग अलग तरह के देखिए स्विच जो है, यहाँ पर ओपन स्विच लगाया हुआ. कौन सा स्विच है बेटा? ओपन स्विच है. मैं यही लिख देता हूँ, ये ओपन स्विच है. ओके, सॉरी क्लोज स्विच है. ओके, ये क्लोज स्विच है यहाँ पर. और ये क्लोज स्विच क्या कर रही है बेटा? ये पॉइंट से पता चल गया ये क्लोज स्विच है. इसके वजह से करंट यहाँ से यहाँ जा पाया है और करंट ये वापस आ भी जाएगा. ओके, सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम. और भी छोटे मोटे कंपोनेंट्स इसमें आप फिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. ये तो था डायग्राम कि आप किसी सर्किट को डायग्राम में किस तरीके से स्टडी कर सकते हो. ओके, सो नाउ अब हम आपको स्पेशल डिफरेंस बताएंगे एमीटर और वोल्टमीटर के बीच में. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so my dear students, now let's start with the differences of these two important components. Okay, so first difference will be their function. That ammeter is used to measure the amount of electric current, I flows through the circuit. कि एक सर्किट में से जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको मापना के लिए, उसको मापने के लिए एमीटर का यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस वोल्टमीटर? सो वोल्टमीटर is used to measure voltage drop. voltage drop का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप भी होता है. पोटेंशियल ड्रॉप के कितना पोटेंशियल, कितना एनर्जी, और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम लिख सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी कम हुई. ओके, अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं हमेशा. तो अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो ये था पहला पॉइंट जिसमें दोनों के काम के ऊपर हमने डिफरेंस बता दिया है. ओके, व्हाट विल बी द सेकेंड पॉइंट?
सेकेंड पॉइंट क्या होगा बेटा कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट बताया था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्ट्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन से ही हम एमीटर को हमेशा कनेक्ट करते हैं। ओके, और यहां पर वोल्ट मीटर के लिए क्या लिखेंगे हम कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, वोल्ट मीटर हमेशा से पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ही कनेक्ट होता है। ओके, और एक बड़ी बात बेटा, हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में अपने भी एक रेजिस्टेंस होता है, खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी। बहुत सारे कंपोनेंट्स में खुद का रेजिस्टेंस होता है, अंदर का एक वायर होता है ना, देयर इज अ वायर, कॉपर वायर ऑल्सो हैव इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। कॉपर वायर का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इवन अ बल्ब इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, बट अ स्विच ऑल्सो हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। बिना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ड्रॉप किए कोई भी कंपोनेंट किसी सर्किट के अंदर काम नहीं करता। ओके, सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो बेटा ये वोल्ट मीटर और एमीटर इट्स ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, तो इसका भी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा, इन दोनों के पास भी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये दोनों को भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फिट करोगे, वहां से जब इलेक्ट्रॉन पास होगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब ये पास होगा तो भी वहां भी ड्रॉप होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वहां भी ड्रॉप होगी। ओके, सो थर्ड नंबर हम क्या बोल सकते हैं कि एमीटर has a low internal resistance। एमीटर के पास लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता नहीं है। अब क्यों नहीं बेटा, जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना वहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होने का इंटरेस्ट नहीं रखता, इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास नहीं होता। जहां कम रेजिस्टेंस होगा ना इलेक्ट्रिक करंट वहीं से पास होता है, और हमें बहुत जरूरत है कि एमीटर से ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो। दैट्स व्हाई एमीटर की रेजिस्टेंस काफी कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एमीटर से पास हो जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स डजंट फील एनी डिफिकल्टी इन पासिंग थ्रू एन एमीटर, बट व्हेनेवर वी टॉक्स अबाउट वोल्टमीटर, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स चांसेस टू फ्लो थ्रू द वोल्टमीटर इट feels very difficulty, because voltmeter क्या होता है बेटा, voltmeter has high internal resistance। ये बात है ना, वोल्टमीटर के पास हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर वोल्टमीटर को आप पैरेलल की जगह पे सीरीज में कनेक्ट कर दोगे ना, इफ यू विल कनेक्ट अ वोल्टमीटर इन सीरीज, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास ही नहीं हो पाएगा। वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास बिकॉज इट हैज एन हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं आपको कि वोल्टमीटर को अगर हम सीरीज में नहीं ज्वाइन करते, हम पैरेलल में ही ज्वाइन करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले हम एक और डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों के सिंबॉलिक फॉर्म में काफी डिफरेंसेस है। एक को हम कैपिटल ए लिखते हैं, उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, और एक को हम कैपिटल बी लिखते हैं, उसकी भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होती है। तो दिस इज द मेन 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन एमीटर एंड एन वोल्टमीटर। ओके, आपको एक और बात मुझे बतानी है वोल्टमीटर के कॉम्बिनेशन और एमीटर के कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद ही वो बात आपको बता सकता था। सो नाउ वी हैड टोटली नोन अबाउट द मेन डिफरेंसेस ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो नाउ वी विल स्टडी देयर वर्क, देयर फंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक circuit. Okay, let's start. So my dear students, with the help of this circuit diagram, I am just explaining you about the different connections of ammeter and voltmeter in a given circuit. Okay, you all know that this is a closed switch here. अगर closed switch है, so we can say that कि electric current flow हो रहा है, यहाँ से electric current is going. Okay, अब चूंकि मैंने इसको सीरीज में ज्वाइन किया, आई हैड ज्वाइन एमीटर इन सीरीज,
तो पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास से ऐसे गुजरेगा, और चूंकि इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, लो इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा इसके पास होता है, सो बहुत ज्यादा इसके अराउंड ड्रॉप नहीं होता। जो पोटेंशियल ड्रॉप का बात हम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होने का जो हम बात करते हैं बेटा, वो यहाँ नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऑलमोस्ट सारा पास हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट इस रेजिस्टेंस में से पास होने की कोशिश करता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट ट्राइंग टू क्रॉस दिस पार्ट, दिस रेजिस्टेंस पार्ट, तो एक बड़ा पोटेंशियल ड्रॉप यहां होता है। अगर बेटा हम देखिए यहां से इलेक्ट्रिक करंट आया ना बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट चूंकि क्या है कि यहां पर ये जो है ये हाई रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है बेटा। तो मैंने आपको एक बात बोला था अभी कि इलेक्ट्रिक करंट कभी भी उस पाथ से जाने का कोशिश नहीं करेगा जिस पाथ में ज्यादा रेजिस्टेंस हो, वो उस पाथ से जाने का कोशिश करेगा जहां कम रेजिस्टेंस हो। तो बेटा ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये उतना ज्यादा नहीं है, नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को ये पाथ भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट यहां से बढ़ के ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, ये पाथ भी होगा। इलेक्ट्रिक करंट यहां से आ रहा है और इस तरीके से नाउ इट विल ट्रैवल फ्रॉम द पोटेंशियल वोल्टमीटर साइड। बट ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट यहां जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए the path where the resistance is more, the electric current cannot go through that path. Okay, so electric current always chooses the path of least resistance. Electric current उसी पाथ से जाने की कोशिश करेगा जहां कम रेजिस्टेंस होंगे, तो the current will flow through this path, और यहां पर से वो करंट ऐसे होते हुए चले जाएंगे और फर्दर यहां पर दूसरे एंड में आके मिलेंगे। ओके, यही कारण है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को पैरेलल में ज्वाइन करते हैं ताकि करंट यहां से पास हो पाए नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस आराम से इस दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टमीटर आराम से इसको माप ले। ओके, सो दिस वाज द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। ओके, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन हाफ एन आवर, सो हमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा till now whatever we had studied, बहुत सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने देखे थे। ओके, whenever we are talking about the charge, so we know that charge means capital Q, okay, and Q is equal to NE, where N is the number of electrons and E is the charge of electron. Okay, यहाँ पर N क्या है बेटा? It's number of electrons, number of electrons, okay, and E is the charge, okay, charge of electron, charge of electron. Okay, so this was the total charge, Q is equal to NE. ये हमने किस टॉपिक पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के टॉपिक पे, जो बेटा एक प्रॉपर्टी थी चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिस टॉपिक पे हमने पढ़ा था, वहां से हमें ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था। ओके, दिस वाज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और बेटा चार्ज क्या होता है? -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. This is the charge of an electron. Now, what was the second expression that we had studied? Okay, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद जो टॉपिक पे डिस्कशन किया था, दैट वाज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I, और हमें यहां से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला था, दैट वाज द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ओके, पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रिक करंट। और Q का फॉर्मूला क्या होता है? Ne, so we can write it Ne by T also. Okay, this both way we can write. Okay, here T is equal to time. Okay, T is equal to time. Now ये तो हो गए हमारे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। This is the second mathematical expression that we had studied till now. Now the third mathematical expression जो हमने पढ़ा है, that is potential difference के लिए कैपिटल V। कैपिटल V इज इक्वल टू क्या था बेटा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W by Q। हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए, यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन की जरूरत पड़ती थी,
दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, ओके, एंड Q इज इक्वल टू चार्ज, दैट वी ऑल नो। ओके, सो ये तीसरा एक्सप्रेशन जो है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा था, ओके, वी ऑल नो दैट वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल एज एन SI यूनिट एंड चार्ज इज कूलम। सो ये सब चीज का ध्यान रखते हुए अब इनके ऊपर से ये तीन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, देयर आर थ्री मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, इनके ऊपर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सम्स जो हैं अभी हम इस वीडियो में करेंगे। सम इंपॉर्टेंट सम्स बेस्ड ऑन दीज थ्री मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। So my dear students, here we have to solve the first numerical question based on the mathematical expression which we had learned so far. Okay, so how to solve a numerical in physics? Physics में numericals को कैसे solve किया जाए? Okay, ये भी सबसे बड़ा सवाल होता है। The first procedure is to write the given things in अ कॉलम। ओके, पहले आपको जो चीजें दी हुई हैं उसको आप लिख लो, ताकि आपको ये सोचने में आसानी हो कि आपके पास क्या सामान है और आप उसके हिसाब से कौन सा एक्सप्रेशन को चूज करोगे, ताकि आप आसानी से अपने चीजों को सॉल्व कर सको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस दिमाग में होने चाहिए। दैट I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q इज इक्वल टू NE, and last but not the least V is equal to W by Q. All the mathematical expressions you have to keep in your mind while you are solving a numerical. And first of all you have to write the things which are given here. First of all the question is there, the filament of a bulb, एक बल्ब का फिलामेंट है, एक बल्ब है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है बेटा 0.4 एम्पियर का। So we can write that we are given with the I which is 0.4 ampere here. Okay, what we have to find is that Q, charge we have to find here. Calculate the amount of charge flows through it. We have to find how many coulomb of charge flowing through that filament. Okay, so what is given? If the bulb glows for 2 hours, we are given with time also, we have 2 hours time. Okay, 2 घंटे का समय भी दिया हुआ है कि अगर 2 घंटे तक बल्ब जल रहा है तो बेटा और एक चीज पूछता है, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। ओके, सो आपको एक चीज बता दें कि यहाँ एम्पियर में है, यहाँ कूलम में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बट ओनली द टाइम इज गिवन इन आवर व्हिच इज नॉट द SI यूनिट ऑफ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस आवर इनटू सेकेंड्स। ओके, सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इसमें भी, इस फिजिक्स में ये भी ध्यान देना है कि हमारे यूनिट्स SI में है कि नहीं। ओके, सो बेटा 1 आवर में, इन 1 आवर देयर इज 3600 सेकंड्स, तो इन 2 आवर वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 3600, so we will get 7200 seconds here. 7200 seconds we have got here as 2 hours. So सबसे पहले हमें ये देखना है कि we have to find Q and we have time and current. So we have the mathematical expression as I is equal to Q by T. Okay, and here we have known that I is equal to 0.4 ampere and Q we don't know about that, and time is 7200 seconds. Okay, so simply what we have to do, we have to just multiply 0.4 with 7200. ये 7200 बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में it will go here and will multiply with 0.4. So what will be the answer here? Just say what will be the answer here. My dear students, the answer will be 2880. Okay, 2880 coulomb, it is the answer. This is the charge, 2880 coulomb. So now my dear students, we have to find the number of electrons also. Okay, so for that what is the mathematical formula where the number of electron comes?
We all have known that we had learned a mathematical formula which is Q is equal to Ne, which we have learned in the quantization of charge when we were discussing about that. So Q is equal to Ne, where N is the number of electrons. Here we know that what is Q. We had just calculated here. So in place of Q we can write 2880. Then N, we have to find the N, and we have know that electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So just what we have to do, we have to just divide 2880 by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and we will get the number of electrons here. So after solving this, you have to solve this. You have to divide 2880 by 1.6. So calculate and just bring it, and you all know that 10 to the power minus 19, the power is in minus in the denominator. If you will take this number to the numerator, the power will be positive as per the rules of the exponents you have studied last year. 10 to the power 19, it will be converted. So what will be the answer here? Just calculate. So my dear students, what you had calculated, that if you are going to just divide this, so what you will get, you will get 1.9 into 1.9 into 10 to the power 22 electron. After calculating this, you will get the answer this. If you calculating this, you will get 1.8 into 10 to the power 22 electrons. इतने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे बेटा, तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला और इस तरीके से हमें मिला अमाउंट ऑफ चार्ज. तो दिस वाज द नंबर 1 न्यूमेरिकल. So my dear students, we are going to solve the question number 2 here. What is the question here? We have to calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt. हमें वर्क डन निकालना है, हमें वो काम निकालना है जो काम 2 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए होगा, और उसमें ये पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का. सो हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है 5 वोल्ट. हमें चार्ज पता है 2 कूलम. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वर्क डन इन जूल. जूल में हमें वर्क डन फाइंड करना है. सो इन तीनों के बीच का रिलेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में था बेटा, जो हमने पढ़ रखा है. दैट वाज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज. ये था W is equal to W by Q. हमें पता है V कितना है 5. We don't know about W. We know the charge, it's 2 coulomb. So simply this will go here and just multiplied with 5, and the work done will be 10 joule. 10 joule का वर्क डन लगा है 2 कूलम ऑफ चार्ज को 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कराने के लिए. So that was the answer of 10 joule. It was very easy, my dear student. This is the most important thing that you have to do in a numerical. So let's start the third number numerical. So my dear students, here is the third number sum which we are going to do. How many electrons? पहले ही पूछ लिया इलेक्ट्रॉन्स की संख्या. How many electrons means n. n पूछ लिया बेटा. Pass through a wire in 1 minute. समय दे दिया 1 मिनट में एक वायर में कितना पास होगा. अगर उस वायर में if the current passing through the wire is 200 मिली एम्पियर, अगर उसमें से जो वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, MA का मतलब होता है स्टूडेंट्स मिली एम्पियर. सो मैं आपको बताऊंगा कि रिलेशन क्या है मिली एम्पियर का भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन, इट्स द टाइम. वी आर गिवन विद द टाइम व्हिच इज 1 मिनट. So 1 minute में तो चलेगा नहीं स्टूडेंट्स, which we will convert it to second, means 60 second. After that what we are, current is there and this I is there which is 200 milliampere. बेटा milliampere भी चलेगा नहीं, तो milliampere को एम्पियर में चेंज करने के लिए 200 into 10 to the power minus 3 एम्पियर हमें लिखना पड़ेगा.
तो 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर का मतलब अगर थोड़ा इसको सॉल्व कर दे तो इट्स 0.2 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर हो जाएगा अगर आप यहीं पर इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर दे देन। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू Q/T। ओके, उसको हम चेंज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, NE/T। Q इज इक्वल टू NE होता है तो वी कैन राइट NE/T। ओके, उसके बाद मैं इस T को यहाँ ले जाऊं, थोड़ा मैं फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए, ये T को यहाँ ले जाऊं तो बेटा हो जाएगा I के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, IT इज इक्वल टू NE। और अब E को मैं यहाँ ले आऊं तो बेटा क्या हो जाएगा, N का फॉर्मूला टोटल हो जाएगा IT/E, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल एक फॉर्मूला जैसा आप बना लो और सारी चीजें ऐड कर दो तो आपको आराम से आप यहाँ निकाल सकोगे। वैसे इसका एक दूसरा तरीका भी है, वी हैड डन इन द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किया था, वी हैड फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द क्वेश्चन नंबर 1। उस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। पहले हमने चार्ज निकाला, फिर चार्ज का जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE, वहां से N निकाला। और आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो जिसमें हमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, N इज इक्वल टू IT/E। अब सिर्फ इसमें आपको डालना है बेटा I इज इक्वल टू 0.2। ओके, what is T? T is 60. Okay, what is E? E is 1.6 into 10 to the power minus 90. Okay, so just what we have to do is we have to only solve this. 0.2 1.6 it's 8. Okay, 2 1s are 2, 2 8s are 16. Now it is 60 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 60 के साथ प्लस 19 और इन द डिनोमिनेटर द 8 इज देयर। ओके, वी हैव टू जस्ट डिवाइड 60 by 8 टू फाइंड अ डेसिमल नंबर देयर। यहाँ एक डेसिमल ले आएंगे हम डिवाइड करके दोनों को। सो व्हाट डेसिमल विल बी देयर, 8 7s are 56.5, 7.5 into 10 to the power 19 electron. This is the final answer my dear students, 7.5 into 10 to the power 19 electron। ये बेटा आपका ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो 1 मिनट में पास हुआ था उस जगह से जहां से 200 मिली एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ओके, सो दिस वे वी कैन सॉल्व द थर्ड नंबर न्यूमेरिकल आल्सो। So my dear students, this is the question number 4 of our solutions here. So what is given in this question is 10 to the power 20 electrons are given. Means अब आपको number of electrons दे दिया that you have 10 to the power 20 electrons. Okay, आपको number of electrons दे दिया है। Okay, each electron having a charge of 1.6 to the power minus 90. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दे दिया है आपको। ओके, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज भी दे दिया है। ओके, A to R, एक पॉइंट A से R तक इलेक्ट्रॉन्स 0.1 सेकंड में ट्रैवल करे। सो टाइम भी दिया हुआ, वो भी सेकंड में दिया हुआ, 0.1 सेकंड इज देयर। ओके, सो अब आपको क्या फाइंड करना है, करंट, वो भी एम्पियर में। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द करंट इन एम्पियर। सो आपको करंट का फॉर्मूला पता होगा, I इज इक्वल टू इट्स Q/T। ओके, और हम Q की जगह पे लिख सकते हैं NE/T, ये ज्यादा सूट भी करेगा। सो I इज इक्वल टू व्हाट इज N, वी ऑल नो दैट N इज 10 टू द पावर 20 हियर। व्हाट इज E, इट्स 1.6 into 10 to the power minus 90। ओके, एंड इट्स 0.1। ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा तो 0.1 एंड 1.6 अगर हम इन दोनों को काटे तो ये 16 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा बेटा दोनों का। ओके, पॉइंट हटने के बाद ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर बेटा 10 to power 20 into 10 to power minus 19। तो बेटा आपको पता है कि पावर आपस में माइनस हो जाते हैं, 20 minus 19 इट विल बी 10। तो ये हो जाएगा बेटा 116 into 10 हो जाएगा 160 एम्पियर। 160 एम्पियर विल बी द आंसर। ओके, सो कितना करंट मिल गया हमें इस क्वेश्चन में,
160 एम्पियर का करंट मिला। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स 0.1 सेकेंड के लिए पास हो रहे कहीं से, तो 160 एम्पियर का करंट आपको देके जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। So my dear students, now after seeing these 4 different types of numericals based on the quantization of charge based on the electric current, okay, based on the potential difference, applied potential difference, work done per unit charge, based on 3 mathematical expressions, we had seen different types of numericals, how to solve that. So अब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो इन पे बेस्ड होंगे वो आप आसानी से बना पाओगे। नाउ यू हैव गॉट द आइडिया टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 वीडियो जो है वो समाप्त होता है। इन पार्ट 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, व्हिच is going to be the turning point of this chapter. Thank you so much.